हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के बाद के सारे टॉपिक इसके एप्लीकेशंस हैं। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल सबसे साउंड है और बहुत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, अगर तुमको आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं तो उसके लिए भी तुमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, हाई क्वालिटी न्यूमेरिकल्स, जेईई नीट में भी इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। एग्जैक्टली किरचॉफ्स लॉ दो हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और सेकंड लॉ को लूप लॉ बोलते हैं। तो पहला मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट में डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा जंक्शन लॉ से, मतलब फर्स्ट लॉ से, जिसको कि हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। देन व्हाट इज जंक्शन लॉ? जंक्शन लॉ ओबे करेगा किसी जंक्शन में, तो जंक्शन किसे बोलते हैं? तो अगर मिनिमम 3 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 3 लाइव वायर्स किसी पॉइंट से कनेक्टेड हो तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं ना। सपोज कि एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 पॉइंट से कनेक्टेड है और ये तीनों लाइव वायर्स होने चाहिए ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक जंक्शन। जंक्शन क्या है? तो एक ऐसा जॉइंट जिसमें 2 वायर्स हैं तो वो जंक्शन नहीं है। मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ अगर डिस्कस करें तो ये बोलता है कि एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिकल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी 0। कुछ इस तरह समझो, जंक्शन का कोई पेट थोड़ी ना जो खा जाएगा यार, है ना। जितना आएगा उतना चला जाएगा, जंक्शन कुछ रखता नहीं है ना। सपोज कि ये करंट I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है। इस जंक्शन को अगर नेम A कर दें तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ हम बोल सकते हैं प्लस I1, जो आएगा उसको पॉजिटिव लिखना है, जो जाएगा उसको नेगेटिव, माइनस I2 माइनस I3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या है? I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है। एक बार फिर से बोले, द एल्जेब्रिकल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी 0। अब हम देखेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लूप लॉ बोलते हैं हम लोग। लूप लॉ किसी लूप पर लगता है। तो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक लूप बना ले रहा हूं। एक रेजिस्टेंस है, समझ जाओ, एक बैटरी है, फिर यहां पे मैं एक और रेजिस्टेंस ले रहा हूं, एक और बैटरी ले रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पर एक ओनली रेजिस्टेंस अटैच कर दे रहा हूं। ठीक, इसका EMF ले लेते हैं, E1 है, इसका EMF E2 है, रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके एजेस की नेमिंग कर लूँ, ये पॉइंट A हो, ये B C D E एंड F, ऐसा कुछ भी, तो कोई भी लूप जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और घूम के वहीं आ जाएगा। से A B C F, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, बट A B C F A ये हुआ लूप, जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पर आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा A B C F E D C A B A, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस में या तो तुम क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, एक पॉइंट पे दोबारा आकर के फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुमने लिया B C F E D C B, तो ये B तक नहीं आएगा, C पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि C से C तक हो गया एक लूप कंप्लीट। तुम क्लॉकवाइज ले सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे लूप, क्लोज लूप। अच्छा, किसी भी क्लोज लूप में अगर सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ डिस्कस करें, एट एनी क्लोज लूप इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द
algebraical sum of EMF must be equals to algebraical sum of product between electric current and resistance। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, summation of IR is equals to summation of E। बेटा इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, summation of I is equals to 0। यहाँ summation जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, algebraical sum को। बेटा थोड़े से जो किरचॉफ सेकंड लॉ है उसे अप्लाई करने से पहले कुछ साइलेंट लॉ हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल पर अंदर की ओर आता है। दो जंक्शन के बीच में किसी एक वायर में करंट एक ही लेना है। जैसे कि अगर हम लोग E1 EMF वाले बैटरी के लिए देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा। बिटवीन C एंड F, यहाँ जंक्शन C और F ही हैं, A B तो जंक्शन नहीं है क्योंकि 2 लाइव वायर हैं, यहाँ पे 3 लाइव वायर है तो ये जंक्शन हुआ। C और F को अटैच कर रहा है ये पूरा जो वायर, इसमें करंट एक बह रहा है। सपोज कि मैं उसको क्या ले रहा हूँ, I1। अगर मैं दूसरे E2 के लिए देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा, नेगेटिव पर एंटर करेगा। जो जिस भी आर्म में बैटरी होती है उसका जो करंट का डायरेक्शन उसे एज्यूम करना बहुत ही आसान हो जाता है, तो उसको उसकी तरह एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है I2, तो सपोज कि इधर से कितना आ रहा है I1, इधर से कितना आ रहा है ऐसे I1, इधर से कितना जा रहा है I2, इधर से कितना जा रहा है नहीं पता, ऐसे ले लेता हूँ मैं। सपोज दिस इज I3, तो मैं I3 को किसके थ्रू निकाल सकता हूँ, फर्स्ट लॉ के थ्रू। क्या होगा, यहाँ I1 आ रहा है तो इन जंक्शन F देखें तो I1 आ रहा है तो प्लस I1, I2 जा रहा है माइनस I2, I3 भी जा रहा है तो माइनस I3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से तुम I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2 कर सकते हो। तो तुम्हें ये पता चल गया कि I3 जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, I3 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए I1 माइनस I2। अब अगर मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं यहाँ पर कोई भी लूप अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। जब लूप में हम लोग लेते हैं कोई भी, है ना, तो इन लूप ऐसे ले लेते, लूप कोई भी लूप ले लेते हैं। चलो BAFCB, BAFCB एक सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। इसमें हम लोग बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। जब भी करंट एंड रेजिस्टेंस आएगा तो उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जब भी EMF आएगा तो उसे राइट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको देखो। अभी B to A आए, कहाँ से स्टार्ट करना है, B से कहाँ पहुँचना है, A। ये पॉइंट B, ये पॉइंट A। B से A की तरफ आए तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिला, EMF, है ना, एक सेल मिला, सेल का EMF है। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं तो उस केस में प्लस लिखना है, प्लस E1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस R1 से पास किए, रेजिस्टेंस R1 से क्रॉस किए। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 से क्रॉस किया, इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, अब B to A पहुंच गए, B to A आ गए, A to F आते हैं। A to F मूव करने पे ना ये इसके बीच में कोई EMF है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो उसमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। बट F to C आए, F to C आया तो रेजिस्टेंस क्या मिल गया हमको, R2, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो पॉजिटिव होगा। फिर हम लोगों को बैटरी मिल गई E2 EMF की, E2 EMF में भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, प्लस E2। ठीक है, बस नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए, उस केस में पॉजिटिव EMF लेना है, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक, अभी जैसे कि ये जो हम लोगों ने लिया, अच्छा C तक पहुंचे हैं, C तक, C से B जाएंगे तो C से B के बीच में कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। जो ये आ गया ये है सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, उसके थ्रू हम लोगों ने ये आउटपुट निकाला है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इन लूप। यहाँ ले रहे हैं अगर F C D E F, F C D E F फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। पहले तो मैंने एक इक्वल साइन लगा लिया भाई। F to C आए, F to C आए, सबसे पहले मेरे को रेजिस्टेंस मिला R2, उसमें करंट फ्लो रहा है I2, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो क्या होगा, पॉजिटिव। F से C के बीच में एक EMF में मिला, EMF होगा E2,
नेगेटिव टू पॉजिटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, F से C पहुंच गया, C से D के बीच में कुछ भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना EMF है। D से E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है R3। इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, या तो I3 ले लो, या I3 का मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना I1 माइनस I2 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम आ रहे हैं कहां से कहां, देखो C से D आया, D से E हम आ रहे हैं D to E, हम D to E आ रहे हैं, और D to E में रेजिस्टेंस R3, करंट का डायरेक्शन E to D है, तो उस केस में चेंज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब इस बीच में कोई EMF सोर्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे, E to F आए, E to F आएंगे तो वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या कोई EMF सोर्स नहीं है तो वहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये हमने अप्लाई कर लिया किरचॉफ सेकंड लॉ। इस तरह से किरचॉफ सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। जनरली जब भी हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर 2 इक्वेशन बन रहे होंगे तो 2 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन बन रहे होंगे तो 3 वेरिएबल होंगे, और उन वेरिएबल्स को हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। रेजिस्टेंस, EMF या करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये इन तीनों को रिलेट करता है। वैसे किरचॉफ सेकंड लॉ में हम ये भी बोल सकते हैं अलजेब्रिकल सम ऑफ टोटल चार्ज इज 0, मतलब वही है ना, उसी को अगर इनहेंस फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ फिर से बोले तो इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिकल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू अलजेब्रिकल सम ऑफ टोटल EMF प्रेजेंट इन क्लोज लूप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ को कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड लॉ से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कुछ आगे पढ़ेंगे। अब बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अभी सपोज कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 ओम का, उसके साथ यहाँ पर एक EMF है ना, EMF सोर्स है कोई, सपोज कि ये 4 वोल्ट का है। यहाँ से हम देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उस तरह से कनेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 2 ओम का, और यहाँ जो EMF सोर्स है वो कुछ इस तरह का है 6 वोल्ट का। अभी इसको जंक्शंस को इस तरह से नेमिंग कर दिया गया है, ये A, ये B, C, D, E एंड F। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द करंट फ्लोड थ्रू 4 ओम रजिस्टर। अब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग को करंट डिवाइड करना पड़ेगा, तो फोकस ऑन इट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से करंट क्या होता है, बाहर निकलता है, और नेगेटिव पर क्या करेगा, अंदर आएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट बाहर आएगा, नेगेटिव पर एंटर करेगा। सपोज कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इनिशियली मैंने ये वाला जो सर्किट ले लिया है, इसमें अगर जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको अगर मैं ले लेता हूँ I3, देन जंक्शन F में लेंगे, इन जंक्शन F क्या होगा, I1 यहाँ से यहाँ जो फ्लो हो रहा है इसको मैंने I1 कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ जो फ्लो हो रहा है इसको I2 कंसीडर किया, तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। I1 पॉजिटिव होगा, I2 भी पॉजिटिव होगा। जंक्शन F पर आ रहा है, देखो इधर से तुम जंक्शन F पर खड़े हो जाओ, तुमको ऊपर से I1 आता हुआ दिखेगा, इधर से I2 आता दिखेगा, I3 जा रहा है, तो माइनस I3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से I3 इज इक्वल्स टू हो गया I1 प्लस I2। मेरे ख्याल से ये तो तुम लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर कोई 2 लूप लेने पड़ेंगे मिनिमम, उससे मैं सॉल्व करके क्या कर सकता हूँ, I1 और I2 की मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, और मेरे को I3 चाहिए एग्जैक्टली FC पे जो फ्लो हो रहा है, मतलब 4 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो इन लूप कोई भी 2 लूप ले लेते हैं। मैं पहला लूप ले रहा हूँ यहाँ पर BAFCB, BAFCB है ना। अब BAFCB इक्वल्स टू साइन पहले लगा देंगे, अगर रजिस्टर मिलेगा तो लेफ्ट में लिखूंगा, EMF मिलेगा तो राइट में लिखूंगा। B टू A आया, पहले मेरे को EMF मिल गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, +4। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर मिला 2 ओम रजिस्टर, करंट कितना फ्लो रहा है उससे I1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पॉजिटिव।
ठीक है, सिंपल। बी से ए आ गया, ए टू एफ में कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर है नहीं ईएमएफ है। एफ से सी में आए तो एक रजिस्टर है, कितने ओम का, 4 ओम का। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3 लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख ले रहा हूं मैं क्या, I1 प्लस I2 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे इसको एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4 आया है, देन 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका 6I1 4I2 करके एक इक्वेशन निकाल लिया। एक और लूप ले लेते हैं, इन लूप, कोई भी लूप ले सकते हैं। मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मैं ले सकता हूँ EDCFE, या ऐसे ले सकते हैं BAEDB, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे चलेगा। तो मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पर CF या DEFCD, इन लूप DEFCD। कोशिश करो कि पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा निकले, ट्रांसफ़र कम करना पड़ता है। तो D टू E आए तो पहला मेरे को EMF मिला कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का पॉजिटिव। उसके बाद रेजिस्टेंस मिला 2 ओम का, करंट कितना है इसमें, I2। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ 4 ओम रजिस्टर, करंट कितना है, I1 प्लस I2 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पॉजिटिव। ये आ रहा है 4I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 6। अभी हम लोगों के पास दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इन दोनों को सॉल्व करके I1 एंड I2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, चलो, है ना। ये 4 2 से डिविजिबल है, तो ये 3 2 एंड 2 हो जाएगा, और ये 2 3 एंड 3 हो जाएगा। तो ये 3I1 2I2 है, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, और अगला है 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3। अब किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और इस वाले इक्वेशन में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में एक मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 जा 6I1, 2 2 जा 4I2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और 3 2 जा 6I1, और ये 3 3 जा 9I2, और ये आ रहा है 3 3 जा 9। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो प्लस ये माइनस, पॉजिटिव माइनस, प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस मतलब 4 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 5I2, इधर हो जाएगा 9 माइनस 4 5, ठीक। देन यहाँ से माइनस 5 होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं I2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। अब I2 का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, कहीं भी पुट कर दो तुम्हारा जो I1 है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पुट कर दिया, देन 3I1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। देन 3I1 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं 3I1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है एग्जैक्टली, 2I2 I2 का मैग्नीट्यूड यहाँ से 1 आया ना, तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसमें पुट करके देखें 2I1 3, अच्छा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो I3 का मैग्नीट्यूड क्या है, I1 प्लस I2 है, I1 का मैग्नीट्यूड है 0 और I3 का मैग्नीट्यूड है 1। देन इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, किसमें, इसमें। होता क्या है बेटा कि जो करंट होता है वो 0 क्यों हो गया, इसको समझो कि I2 का मैग्नीट्यूड 0 क्यों हो गया, क्योंकि इधर से जो करंट का शेयर आ रहा है वो इक्वल हो गया उसके, है ना। तो उस केस में I2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0।